हेलो व्यूअर्स, आज के वीडियो में हम कक्षा 9वीं हिंदी के कृतिका भाग 1 का पाठ 3 रीढ़ की हड्डी के सारे प्रश्नोत्तर करेंगे बहुत ही सरल भाषा में। और आप ये वीडियो एक या दो बार देख लोगे तो आपको ये प्रश्नोत्तर याद भी हो जाएंगे। तो बहुत ही आसान है ये सब कुछ। इसके पहले के पाठ के भी सारे प्रश्नोत्तर हमने कर लिए हैं। इसके साथ ही क्षितिज के भी सारे पाठ के प्रश्नोत्तर चैनल के प्लेलिस्ट पर उपलब्ध है। आप आसानी से देखकर उनको याद कर सकते हो। तो शुरू करते हैं। प्रश्न पहला है, रामस्वरूप और गोपाल प्रसाद बात बात पर एक हमारा जमाना था कहकर अपने समय की तुलना वर्तमान समय से करते हैं। इस प्रकार की तुलना करना कहाँ तक तर्क संगत है? तो इस एकांकी में रामस्वरूप जो थे वह उमा के पिताजी थे और उमा जो लड़की थी उसे देखने वाले लड़के आए थे। लड़के का नाम शंकर था और उसके पिताजी थे गोपाल प्रसाद और उमा के पिताजी थे रामस्वरूप। तो रामस्वरूप और गोपाल प्रसाद जब आपस में बात करते हैं तो बार बार अपने जमाने की बात करते हैं और ये कहते हैं कि एक हमारा जमाना था। तो हमें यह बताना है कि इस प्रकार की तुलना करना कहाँ तक तर्क संगत है, उस समय की और वर्तमान समय की। तो इसका उत्तर होगा, इस प्रकार की तुलना तर्क संगत नहीं है क्योंकि समय के साथ साथ विचार, मान्यताएं, जीवन स्तर और सामाजिक परिस्थितियां बदल जाती है। तो बहुत ही आसान उत्तर है क्योंकि यहाँ केवल हमसे पूछा था कि रामस्वरूप और गोपाल प्रसाद बात बात पर एक हमारा जमाना था कहकर अपने समय की तुलना वर्तमान समय से करते हैं। इस प्रकार की तुलना करना कहाँ तक तर्क संगत है? तो इसका उत्तर हमने लिख दिया है कि इस प्रकार की तुलना तर्क संगत नहीं है क्योंकि समय के साथ साथ विचार, मान्यताएं, जीवन स्तर और सामाजिक परिस्थितियां बदल जाती है। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, रामस्वरूप का अपनी बेटी को उच्च शिक्षा दिलवाना और विवाह के लिए छिपाना, यह विरोधाभास उनकी किस विवशता को उजागर करता है? तो इस एकांकी में रामस्वरूप की बेटी जो थी उमा वह उच्च शिक्षित थी, लेकिन विवाह की बात करते समय रामस्वरूप ने बात छुपा ली थी कि उनकी बेटी उच्च शिक्षित है। यह नहीं कहा था क्योंकि जो परिवार के लोग मतलब गोपाल प्रसाद और उनका बेटा जो उमा को देखने आने वाले थे वे नहीं चाहते थे कि उनकी बहू जो उच्च शिक्षित हो। वह ऐसी लड़की नहीं चाहते थे जो उच्च शिक्षा प्राप्त हो, वह कम शिक्षित लड़की ही चाहते थे। इसलिए रामस्वरूप ने अपनी बेटी की उच्च शिक्षा की बात उनसे छुपाई थी। तो रामस्वरूप का अपनी बेटी को उच्च शिक्षा दिलवाना और विवाह के लिए छिपाना, यह विरोधाभास उनकी किस विवशता को उजागर करता है? तो इसका उत्तर है, यह विरोधाभास उनकी बेटी का पिता होना और उसकी अच्छे घर में शादी करने के लिए लड़के वालों की शर्तें मानने की विवशता है। क्योंकि लड़के वालों की शर्त थी कि ऐसी लड़की चाहिए थी जो कम शिक्षित हो, इसलिए रामस्वरूप ने यह बात छुपाई थी कि उनकी जो बेटी है वह उच्च शिक्षित है। तो यह विरोधाभास उनकी बेटी का पिता होना और उसकी अच्छे घर में शादी करने के लिए लड़के वालों की शर्तें मानने की विवशता है। रामस्वरूप ने अपनी बेटी उमा के लिए उच्च शिक्षित लड़का खोजा था, लेकिन लड़का और उसके पिता कम पढ़ी हुई लड़की चाहते थे। इसलिए रामस्वरूप ने अपनी बेटी की उच्च शिक्षा को छुपाया था। तो बहुत ही आसान है अभी। यह विरोधाभास उनकी बेटी का पिता होना और उसकी अच्छे घर में शादी करने के लिए लड़के वालों की शर्तें मानने की विवशता है। रामस्वरूप ने अपनी बेटी उमा के लिए उच्च शिक्षित लड़का खोजा था, लेकिन लड़का और उसके पिता कम पढ़ी हुई लड़की चाहते थे। इसलिए रामस्वरूप ने अपनी बेटी की उच्च शिक्षा को छुपाया था। इसके बाद प्रश्न नंबर तीसरा है, अपनी बेटी का रिश्ता तय करने के लिए रामस्वरूप उमा से जिस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा कर रहे हैं वह उचित क्यों नहीं है? अपनी बेटी का रिश्ता तय करने के लिए रामस्वरूप उमा से जिस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा कर रहे हैं वह उचित क्यों नहीं है? तो रामस्वरूप उमा के पिताजी थे और वे चाहते थे कि उनकी बेटी लड़के वालों के सामने सज संवर कर तैयार होकर आए। तो यह उचित क्यों नहीं है यहाँ पर यह पूछा गया है, क्योंकि रिश्ता तय करते समय जब लड़की को देखने वाले आते हैं लड़के वाले, तो उस समय लड़की सज संवर कर जाए या अपेक्षा कर रहे उसके पिताजी। तो इसका उत्तर होगा, रामस्वरूप उमा से अपेक्षा कर रहे हैं
कि वह सज संवर कर लड़के वालों के सामने आए जिससे वे उसे तुरंत पसंद कर ले, लेकिन उनका यह व्यवहार उचित नहीं है क्योंकि उमा कोई वस्तु या सामान नहीं है जो उसे पसंद या नापसंद किया जाए। साथ ही लड़की को भी अपनी पसंद बताने का अधिकार होना चाहिए। तो इस प्रकार इसका उत्तर होगा। फिर से हम देख लेंगे। रामस्वरूप उमा से अपेक्षा कर रहे हैं कि वह सज संवर कर लड़के वालों के सामने आए जिससे वह उसे तुरंत पसंद कर ले, लेकिन उनका यह व्यवहार उचित नहीं है क्योंकि उमा कोई वस्तु या सामान नहीं है जो उसे पसंद या नापसंद किया जाए। साथ ही लड़की को भी अपनी पसंद बताने का अधिकार होना चाहिए। इसके बाद अगला प्रश्न नंबर 4 है, गोपाल प्रसाद विवाह को बिजनेस मानते हैं और रामस्वरूप अपनी बेटी की उच्च शिक्षा छिपाते हैं। क्या आप मानते हैं कि दोनों ही समान रूप से अपराधी हैं? अपने विचार लिखे। तो यहाँ आपको अपने विचार लिखने हैं। यहाँ पर 2 बातें पूछी गई है। सबसे पहले तो जो गोपाल प्रसाद है, जो लड़का था शंकर, उसके पिताजी हैं गोपाल प्रसाद, विवाह को बिजनेस मानते हैं और रामस्वरूप अपने जो गोपाल प्रसाद है वो विवाह को बिजनेस मानते हैं। बिजनेस मतलब वो दहेज चाहते हैं कि लड़की वाले कुछ पैसा दे शादी के समय। तो क्या यह उचित है? और दूसरा, रामस्वरूप अपनी बेटी की उच्च शिक्षा छिपाते हैं। तो रामस्वरूप अपनी बेटी की उच्च शिक्षा की बात लड़के वालों को नहीं बताते हैं। उसका कारण यह था कि लड़के वालों को ऐसी लड़की चाहिए थी जो उच्च शिक्षित ना हो। तो रामस्वरूप ये बात छुपा लेते हैं। क्या आप मानते हैं कि दोनों ही समान रूप से अपराधी है? तो गोपाल प्रसाद अपराधी इसलिए क्योंकि वो विवाह को बिजनेस मानते हैं और दहेज चाहते हैं, और रामस्वरूप इसलिए अपराधी हैं क्योंकि वे अपनी बेटी की उच्च शिक्षा की बात छुपा लेते हैं। तो क्या आप मानते हैं कि दोनों ही समान रूप से अपराधी हैं? अपने विचार लिखें। तो इसका उत्तर होगा गोपाल प्रसाद विवाह को बिजनेस मानते हैं और अधिक दहेज पाना चाहते हैं। वे कम पढ़ी हुई लड़की से अपने बेटे की शादी करवाना चाहते हैं जो घर का काम कर सके, जबकि रामस्वरूप अपनी बेटी की उच्च शिक्षा छिपाते हैं जिससे कि उसकी शादी अच्छे घर में हो सके। इस प्रकार स्पष्ट है कि दोनों समान रूप से अपराधी नहीं हैं। गोपाल प्रसाद का अपराध अधिक बड़ा है जबकि रामस्वरूप का अपराध विवशता के कारण है। ठीक है, क्योंकि उनकी विवशता है, अपनी बेटी की शादी वो करना चाहते हैं और उच्च शिक्षित लड़के से करना चाहते हैं, और उनको एक लड़का ऐसा मिलता है जिसे कम पढ़ी लिखी लड़की चाहिए थी। तो वह बात छुपा लेते हैं कि उनकी लड़की जो है अधिक पढ़ी लिखी है। जबकि गोपाल प्रसाद जो है वह विवाह को बिजनेस मानते हैं, दहेज चाहते हैं, इसलिए उनका अपराध अधिक है। तो फिर से हम देख लेंगे इसका उत्तर। गोपाल प्रसाद विवाह को बिजनेस मानते हैं और अधिक दहेज पाना चाहते हैं। वे कम पढ़ी हुई लड़की से अपने बेटे की शादी करवाना चाहते हैं जो घर का काम कर सके, जबकि रामस्वरूप अपनी बेटी की उच्च शिक्षा छिपाते हैं जिससे कि उसकी शादी अच्छे घर में हो सके। इस प्रकार स्पष्ट है कि दोनों समान रूप से अपराधी नहीं हैं। गोपाल प्रसाद का अपराध अधिक बड़ा है जबकि रामस्वरूप का अपराध विवशता के कारण है। इसके बाद अगला प्रश्न नंबर 5वां है, आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं? उमा इस कथन के माध्यम से शंकर की किन कमियों की ओर संकेत करना चाहती है? तो जब विवाह की बात होती है, रिश्ता तय होने की बात होती है, और उमा जब लड़के वालों के सामने आती है, उससे जब प्रश्न पूछे जाते हैं तो वह गुस्सा हो जाती है और वह कहती है कि आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं? उमा इस कथन के माध्यम से शंकर की किन कमियों की ओर संकेत करना चाहती है? तो इसका उत्तर होगा, इस कथन के माध्यम से उमा शंकर की निम्नलिखित कमियों की ओर संकेत करना चाहती है। तो या तो हम प्रश्न में से ही लिख देंगे, किन कमियों की स्थान पर हमें निम्नलिखित कमियों की ओर संकेत करना चाहती है लिखना है। तो इसमें पहला पॉइंट है, शंकर की रीढ़ की हड्डी नहीं है, अर्थात वह व्यक्तित्वहीन और चरित्रहीन है। पहला पॉइंट है कि शंकर की रीढ़ की हड्डी नहीं है, अर्थात वह व्यक्तित्वहीन और चरित्रहीन है। दूसरा, शंकर की कमर झुकी हुई है। तीसरा, लड़कियों के हॉस्टल के आसपास घूमते रहने के कारण उसे अपमानित किया जा चुका है। तो उमा यह भी बताती है
कि शंकर जो है लड़कियों के हॉस्टल के आसपास घूम रहा था और इसके कारण उसे वहां पर बहुत अपमानित भी होना पड़ा था। तो यह बात भी वहां पर वो बता देती है। तो हमें 3 पॉइंट इसके याद करने हैं। पहला, शंकर की रीढ़ की हड्डी नहीं है, अर्थात वह व्यक्तित्वहीन और चरित्रहीन है। दूसरा, शंकर की कमर झुकी हुई है। तीसरा, लड़कियों के हॉस्टल के आसपास घूमते रहने के कारण उसे अपमानित किया जा चुका है। इसके बाद अगला प्रश्न नंबर 6 है, शंकर जैसे लड़के या उमा जैसी लड़की समाज को कैसे व्यक्तित्व की जरूरत है? तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो हमें तर्क के साथ बताना है कि समाज को शंकर जैसा लड़का चाहिए या उमा जैसी लड़की। तो इसका उत्तर होगा, समाज को उमा जैसे चरित्रवान व जागरूक व्यक्तित्व की आवश्यकता है, क्योंकि ऐसे व्यक्तित्व के लोग ही समाज का विकास कर सकते हैं और उच्च आदर्शों की स्थापना कर सकते हैं। तो यह बहुत आसान उत्तर है इसका। समाज को उमा जैसे चरित्रवान व जागरूक व्यक्तित्व की आवश्यकता है, क्योंकि ऐसे व्यक्तित्व के लोग ही समाज का विकास कर सकते हैं और उच्च आदर्शों की स्थापना कर सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न नंबर 7वां है, रीढ़ की हड्डी शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट करना मतलब ये जो एकांकी, इसका जो नाम रखा गया रीढ़ की हड्डी, ये सार्थक है, एकांकी के अनुसार है या नहीं? तो इसका उत्तर होगा, रीढ़ की हड्डी मानव शरीर का प्रमुख अंग होता है। इसी से मानव तनकर खड़ा हो सकता है। इसी प्रकार किसी भी व्यक्ति के लिए उसका चरित्र ही प्रमुख होता है, जिससे वो समाज में सम्मान प्राप्त कर सकता है। कहानी का शीर्षक रीढ़ की हड्डी एक प्रतीक है मानव चरित्र का। इस प्रकार रीढ़ की हड्डी शीर्षक सार्थक है। फिर से हम देख लेंगे एक बार। रीढ़ की हड्डी मानव शरीर का प्रमुख अंग होता है। इसी से मानव तनकर खड़ा हो सकता है। इसी प्रकार किसी भी व्यक्ति के लिए उसका चरित्र ही प्रमुख होता है, जिससे वो समाज में सम्मान प्राप्त कर सकता है। कहानी का शीर्षक रीढ़ की हड्डी एक प्रतीक है मानव चरित्र का। इस प्रकार रीढ़ की हड्डी शीर्षक सार्थक है। अगला प्रश्न नंबर 8 है, कथावस्तु के आधार पर आप किसे एकांकी का मुख्य पात्र मानते हैं और क्यों? तो इसका उत्तर होगा, कथावस्तु के आधार पर एकांकी का मुख्य पात्र उमा है, क्योंकि उमा ही शंकर की रीढ़ की हड्डी अर्थात चरित्र को उजागर करती है। उमा स्पष्टवादी, मुखर और जागरूक है। संपूर्ण एकांकी उमा के व्यक्तित्व से प्रभावित लगता है। तो यहाँ पे हमें बताना था कि इस एकांकी का मुख्य पात्र कौन सा है। तो हमने यहाँ बताया कि इसका मुख्य पात्र उमा है। उमा के जो विवाह या रिश्ता तय करने के लिए ही रामस्वरूप और उनकी पत्नी शुरुआत में उसकी तैयारी में लगे रहते हैं। फिर जब लड़के वाले आते हैं तो उनसे उमा की ही बात की जाती है। उमा आती है वहां पर और शंकर को देखकर फिर वो उसके चरित्र के बारे में वहां स्पष्ट कर देती है कि इसे कितनी बार अपमानित किया जा चुका है और शंकर की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं। तो इस प्रकार पूरी एकांकी का जो मुख्य पात्र है वो उमा ही लग रहा है। तो इसको फिर से देख लेंगे। कथावस्तु के आधार पर एकांकी का मुख्य पात्र उमा है, क्योंकि उमा ही शंकर की रीढ़ की हड्डी अर्थात चरित्र को उजागर करती है। उमा स्पष्टवादी, मुखर और जागरूक है। संपूर्ण एकांकी उमा के ही व्यक्तित्व से प्रभावित लगता है। इसके बाद अगला प्रश्न नंबर 9 है, एकांकी के आधार पर रामस्वरूप और गोपाल प्रसाद की चारित्रिक विशेषताएं बताइए। तो इसका उत्तर होगा, रामस्वरूप की चारित्रिक विशेषताएं। तो यहाँ पर हमें प्रश्न में दोनों की ही पूछी है, रामस्वरूप की भी और गोपाल प्रसाद की। तो सबसे पहले हम रामस्वरूप की चारित्रिक विशेषताएं लिखेंगे। तो रामस्वरूप की चारित्रिक विशेषताएं, पहला है, रामस्वरूप आधुनिक विचारधारा के व्यक्ति है, इसलिए वे अपनी बेटी को उच्च शिक्षित करते हैं। दूसरी, रामस्वरूप एक विवश पिता हैं, वे बेटी की उच्च शिक्षा की बात छुपाते हैं जिससे उसका रिश्ता हो जाए। तीसरी है, रामस्वरूप विनोद प्रिय व्यक्ति है, मतलब मजाकिया किस्म के व्यक्ति है, क्योंकि वह अपने नौकर से भी मजाक करते हैं और जब गोपाल प्रसाद उनके यहाँ आते हैं तब उनसे भी वो कुछ मजाक करते हैं। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं, रामस्वरूप के चरित्र की 3 विशेषताएं। रामस्वरूप आधुनिक विचारधारा के व्यक्ति हैं, इसलिए वे अपनी बेटी को उच्च शिक्षित करते हैं।
दूसरी, रामस्वरूप एक विवश पिता हैं। वे बेटी की उच्च शिक्षा की बात छुपाते हैं जिससे उसका रिश्ता हो जाए। और तीसरी, रामस्वरूप विनोद प्रिय व्यक्ति हैं। इसके बाद हम लिखेंगे गोपाल प्रसाद की चारित्रिक विशेषताएं। तो पहली, गोपाल प्रसाद पुराने जमाने की बातों के पक्षधर हैं। दूसरी, गोपाल प्रसाद लालची व्यक्ति हैं और विवाह को बिजनेस मानते हैं। तीसरी, वे लड़कियों की उच्च शिक्षा के विरोधी हैं। तो इस प्रकार गोपाल प्रसाद की चारित्रिक विशेषताएं हैं। इसके बाद अगला प्रश्न नंबर 10 है, इस एकांकी का क्या उद्देश्य है, लिखिए। तो हमें यहाँ एकांकी का उद्देश्य लिखना है। तो इसका उत्तर होगा, इस एकांकी का मुख्य उद्देश्य दहेज प्रथा का विरोध करना तथा लड़कियों की उच्च शिक्षा का समर्थन करना है। इसके साथ ही एकांकी में विवाह के पूर्व लड़कियों के साथ जैसा व्यवहार होता है उसे प्रकट करना भी है। एकांकी में उमा को जब लड़का देखने आता है तो उससे कई प्रकार के प्रश्न किए जाते हैं, जबकि लड़के से कोई प्रश्न नहीं किया जाता। तो यह सारा जो है एकांकी का उद्देश्य है। तो इसको फिर से देख लेंगे। इस एकांकी का मुख्य उद्देश्य दहेज प्रथा का विरोध करना तथा लड़कियों की उच्च शिक्षा का समर्थन करना है। इसके साथ ही एकांकी में विवाह के पूर्व लड़कियों के साथ जैसा व्यवहार होता है उसे प्रकट करना भी है। एकांकी में उमा को जब लड़का देखने आता है तो उससे कई प्रकार के प्रश्न किए जाते हैं, जबकि लड़के से कोई प्रश्न नहीं किया जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न नंबर 11 है, समाज में महिलाओं को उचित गरिमा दिलाने हेतु आप कौन कौन से प्रयास कर सकते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर आप अपने अनुसार भी लिख सकते हैं, क्योंकि आपको खुद लिखना है। तो इसका उत्तर होगा, समाज में महिलाओं को उचित गरिमा दिलाने हेतु हम निम्नलिखित प्रयास कर सकते हैं। तो इसमें पहला है, हमें महिलाओं के साथ समानता का व्यवहार करना चाहिए और उन्हें उचित सम्मान देना चाहिए। दूसरा, बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए। तीसरा है, दहेज प्रथा का विरोध करना चाहिए। चौथा, बालिकाओं को उच्च शिक्षा के लिए प्रेरित करना चाहिए। और पांचवा जो है, महिलाओं के प्रति अत्याचार होने पर हमें उसका विरोध करना चाहिए। तो यह उपाय हम कर सकते हैं। फिर से हम देख लेंगे एक बार और उपायों को, और आप इसके अलावा भी जो आप कर सकते हो आप लिख सकते हो यहाँ पर। तो पहला है, हमें महिलाओं के साथ समानता का व्यवहार करना चाहिए और उन्हें उचित सम्मान देना चाहिए। दूसरा, बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए। तीसरा है, दहेज प्रथा का विरोध करना चाहिए। चौथा, बालिकाओं को उच्च शिक्षा के लिए प्रेरित करना चाहिए। और पांचवा है, महिलाओं के प्रति अत्याचार होने पर हमें उसका विरोध करना चाहिए। तो इस प्रकार कृति का पाठ 3 जो कि एकांकी है रीढ़ की हड्डी, उसके सारे प्रश्न उत्तर बहुत ही सरल भाषा में हमने देख लिए हैं। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए कक्षा 9वीं की संपूर्ण तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।